8वीं क्लास के विद्यार्थियों सुप्रभात। एनएसएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संजय अग्रवाल, आपका साइंस टीचर। हमने पिछली बार जो चैप्टर स्टार्ट किया था 8th क्लास में, थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। इसमें हमने अभी तक जो अध्ययन किया, एक तो संश्लेषित रेशों के बारे में जाना कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं और कौन कौन से हैं। उनके अंदर हमने रेयन, नायलॉन, एक्रिलिक अम्ल, पॉलिएस्टर, इन सबको बनाने की विधि, उनके गुणधर्म और उनके उपयोग हमने पढ़े। उसके पश्चात हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था प्लास्टिक। प्लास्टिक आज हमारे दैनिक जीवन के हर क्रियाकलाप के अंदर सम्मिलित हो गया है। जैसा आपको पहले ही बताया था, घरों के अंदर आजकल फर्नीचर भी ज़्यादातर पहले लकड़ी के इस्तेमाल करते थे, बट आज हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टिक के। रसोई घर में जाएंगे, ज़्यादातर जो आपको डिब्बे वगैरह होते हैं, कैन वगैरह होते हैं, खाद्य सामग्री जो पैकेजिंग वगैरह होती है, ये सब किसके अंदर होती है? प्लास्टिक के अंदर होती है। अब प्लास्टिक जो है, इसका इतना ज़्यादा उपयोग क्यों कर रहे हैं हम? इसका मतलब है प्लास्टिक के अंदर कुछ अच्छी बातें हैं, और जब अच्छी बातें होती है तो कुछ बुरी बातें भी होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव तो होता ही है। तो प्लास्टिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो कुछ उसकी वीकनेस भी है, यानी कि कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ या खराबियाँ भी हैं। सबसे पहले हम अच्छाइयों के बारे में जानते हैं, ठीक है। प्लास्टिक के गुणधर्म। प्लास्टिक के गुणधर्म यानी कि आज ज्यादातर प्लास्टिक का उपयोग क्यों हो रहा है, उसमें कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? नंबर 1, अनअभिक्रियाशील है। अनअभिक्रियाशील। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि प्लास्टिक जो है, खाद्य सामग्री, दवाई जो भी उसके अंदर पैक की जा रही है, उनसे अभिक्रिया नहीं करता है। तो हम यही तो चाहेंगे कि ऐसी चीज के अंदर पैक की जाए खाद्य सामग्री को जो उससे रिएक्शन नहीं करे। रिएक्शन करेगी तो खराब हो जाएगी। तो प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। खाद्य सामग्री, दवाई जो भी इसके अंदर पैक की जाती है, उनसे अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। पहली तो इंपॉर्टेंस ये हो गई। दूसरी, वजन में हल्का। वजन में हल्का। प्लास्टिक जो होता है वजन में हल्का होता है। जैसे एक प्लास्टिक की बनी हुई चेयर है, उसको एक बच्चा भी उठा के ले जाएगा, 5-6 साल का बच्चा भी उठा करके दूसरी जगह रख देगा। अगर वही चेयर लकड़ी या लोहे की होगी तो क्या ले जा पाएगा? नहीं, क्योंकि वो भारी होती है। तो प्लास्टिक जो होता है मेटल या धातु की तुलना में हल्का होता है, वेट में लाइट वेट होता है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान रहता है। प्लास्टिक की वस्तु को एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाना क्या रहता है? इजी रहता है, अपेक्षाकृत किसके? धातु या लकड़ी के। तो वजन में हल्का है, ठीक है। तीसरा, टिकाऊ। प्लास्टिक की बनी वस्तुएं मेटल से बनी वस्तु की अपेक्षा ड्यूरेबल होती है, ज्यादा समय तक चलती है। प्लास्टिक का कोई फर्नीचर है, आप बारिश में डाल दो, रखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लकड़ी का या लोहे का होगा, लोहे पर जंग लग जाएगी, लकड़ी होगी वैसे फूल जाएगी, गल जाएगी। तो प्लास्टिक की बनी वस्तुएं ज्यादा समय तक चलती है, टिकाऊ होती है, ड्यूरेबल होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, ठीक है। चौथी विशेषता क्या है? सस्ता। हर व्यक्ति कैसी चीज पसंद करता है? सुंदर, सस्ती और टिकाऊ। जो देखने में सुंदर हो, सस्ती भी हो और टिकाऊ, ज्यादा समय तक चले। प्लास्टिक के अंदर ये तीनों विशेषताएं होती हैं। प्लास्टिक से बनी वस्तुएं सुंदर भी होती है, टिकाऊ भी होती है, ठीक है, और सुंदर भी होती है। सुंदर, सस्ती और टिकाऊ।
तो ये गुण किसके अंदर पाए जाते हैं? प्लास्टिक के लिए, प्लास्टिक में। इसीलिए हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? प्लास्टिक की वस्तुओं को देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्लास्टिक की विशेषताओं की। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक की कमियों की। इससे पहले आपको एक चीज जाननी है कि समस्त जो पदार्थ है, समस्त सामग्रियां हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उन्हें हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जैव निम्नीकरणीय और एक जैव अनिम्नीकरणीय। पदार्थों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला जैव निम्नीकरणीय, दूसरा जैव अनिम्नीकरणीय। ये क्या होता है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको यदि आप पर्यावरण के अंदर डाल देते हो तो सूक्ष्म जीव उनका अपघटन करके उनको मृदा में मिला देते हैं। ऐसे पदार्थों को कहा जाता है जैव निम्नीकरणीय। अर्थात जैव मतलब जीवों के द्वारा, निम्नीकरणीय मतलब अपघटित जो हो जाते हैं, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं उनको कहा जाता है जैव निम्नीकरणीय। जितने भी पादप अपशिष्ट है, जंतु अपशिष्ट है, अपशिष्ट या उत्पाद कह सकते हो, पादपों के उत्पाद, जंतुओं के उत्पाद, वो जैव निम्नीकरणीय है। सभी को सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अपघटित कर सकते हैं। जैसा आपके खाना बचा, खाने को आपने डाल दिया कचरे के अंदर, तो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसको गड़ा सा ला करके मृदा के अंदर मिला देते हैं। ऐसे पदार्थों को कहा जाता है जैव निम्नीकरणीय। दूसरी तरफ वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते। जैसे प्लास्टिक की एक पॉलीथीन की पन्नी लो, आप उसको गड्ढा खोद करके दबा दो, 1 साल बाद उसको खोद कर देखना, प्लास्टिक की पन्नी आपको मिल जाएगी। अगर वहीं पर आपने कागज दबाया होता तो क्या कागज मिल जाता? नहीं। क्यों? क्योंकि मृदा के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। कागज किससे बनता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे उसको अपघटित कर, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको अपघटित करके मृदा में मिला देते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। ऐसे पदार्थों को कहा जाता है जैव निम्नीकरणीय, और जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते उनको कहा जाता है जैव अनिम्नीकरणीय। तो क्या परिभाषा हुई? वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं उनको कहा जाता है जैव निम्नीकरणीय। क्या क्या आता है इसके अंदर? कागज, लकड़ी, खाद्य पदार्थ, कोई भी हो, सब्जी के छिलके, पादप की पत्तियां, सभी चीजें। शॉर्टकट में आप ये कह सकते हो जितने भी जंतु उत्पाद और जितने भी पादप उत्पाद होते हैं सब जैव निम्नीकरणीय होते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय। ये वे पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते, पर्यावरण में वैसे के वैसे बने रहते हैं। ठीक है। या अपघटित भी होते हैं तो इनको कई साल का समय लग जाता है। ऐसे पदार्थों को जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? कांच, प्लास्टिक,
धातुएं, रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ तो ऐसे होते हैं जिनको अपघटित होने में हजारों साल का समय भी लग जाता है। जैसे अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा जो जापान के बड़े शहर हैं उन पर परमाणु बम गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो उसके रेडिएशंस आज भी वहां पर मौजूद है, पूरी तरह से वो रेडिएशन समाप्त नहीं हुए। आज भी नागासाकी और हिरोशिमा में जो बच्चे पैदा होते हैं वो किसी न किसी शारीरिक डिफेक्ट से ग्रसित होते हैं, कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई कैसा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनमें, कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अपघटित होने में तो हजारों लाखों साल लग जाते हैं, परंतु वो पर्यावरण से पूरी तरह से समाप्त नहीं होते। तो ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते उनको कहा जाता है जैव अनिम्नीकरणीय। तो आपने जान लिया निम्नीकरणीय क्या है और अनिम्नीकरणीय क्या है। अब हम वापस उसी पॉइंट पर आते हैं कि प्लास्टिक के अंदर कमियां क्या है। तो प्लास्टिक के अंदर सबसे बड़ी कमी यही है, कैसा है ये, जैव अनिम्नीकरणीय, अर्थात लंबे समय तक एक पर्यावरण के अंदर बना रहता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता। तो कमी क्या हुई प्लास्टिक की, प्लास्टिक की कमियां, सीमा ही कह सकते हैं इसको। पहली कमी है जैव अनिम्नीकरणीय, यानी कि सूक्ष्म जीव द्वारा ये अपघटित नहीं होता है। अगर आप इसको जमीन के अंदर गाड़ोगे तो लंबे समय तक बना रहेगा, जमीन के ऊपर कचरे में वैसे डालोगे, पशु जो होते हैं वो गाय वगैरह ये इनको खाएगी, उसके पेट में जमा होते रहेंगे और उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। अगर आप इसको जलाओगे, तीसरा विकल्प क्या है, जलाना, जलाओगे तो इससे हानिकारक विषैली गैसें निकलेगी जो पर्यावरण को क्या करेगी, प्रदूषित करेगी। तो बताओ किस तरह से इसका निस्तारण किया जाए, किस तरह समाधान किया जाए। ना हम इसको जमीन में गाड़ सकते हैं, ना इसको खुले में पटक सकते हैं, ना हम इसको जला सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो प्लास्टिक की समस्या है वो यही है कि ये क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये अपघटित नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमी है। तभी कहा जाता है कि प्लास्टिक का उपयोग हमें कम से कम मात्रा में करना चाहिए। अब जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है पर्यावरण संरक्षण के लिए 5R का सिद्धांत क्या है। 5R थ्योरी, सिद्धांत। कम उपयोग यानी कि रिड्यूस, पुनः उपयोग यानी कि रीयूज, पुनः चक्रण या पुनर्चक्रण भी कहते हैं इसको, पुनर्चक्रण ही कह लो, यानी कि रिसाइकल, पुनः प्राप्त यानी कि रिकवर, और 5वां उपयोग नहीं करें अर्थात रिफ्यूज। ये
5 पॉइंट की वजह से ये जो सिद्धांत है ये कहलाता है 5R सिद्धांत, क्योंकि सभी किससे स्टार्ट हो रहे हैं देखना, आर 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 आर। कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5R सिद्धांत, इसलिए इसका नाम रखा गया। अब इनका मतलब आपको समझना है कि ये है क्या 5R। पर्यावरण संरक्षण के लिए 5R सिद्धांत के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। पहला पॉइंट है कम उपयोग, यानी कि हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल या तो बिल्कुल बंद ही कर देना चाहिए, या अगर जरूरी है तो बहुत कम उपयोग करें जो पर्यावरण हितैषी नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है, जैसे प्लास्टिक, रेडियो एक्टिव तत्व। अब प्लास्टिक है, प्लास्टिक एक ऐसा, जैसा मैंने बताया था कि हमारे हर क्रियाकलाप में सम्मिलित हो गया, तो इसका उपयोग तो बंद नहीं हो सकता, लेकिन हम इसका उपयोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। प्लास्टिक के स्थान पर इसके जो दूसरे विकल्प हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। तो कम उपयोग करें, उसको कहते हैं रिड्यूस। पुनः उपयोग करें, रीयूज। पुनः उपयोग कैसे करोगे, पुनः उपयोग का मतलब होता है बार बार उपयोग करना। जैसा आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी ली, कोल्ड ड्रिंक तो पी ली, अब बोतल बची, हम उसको कचरे में डाल देते हैं, ये पर्यावरण के लिए हितैषी नहीं है, नुकसानदायक है। उस बोतल को वहां नहीं डालकर हम घर में उपयोग करें, उसमें घर में पानी भरे, छाछ भरे, कुछ भी भरे, रसोई में यूज करें। ऐसे डिब्बे आते हैं प्लास्टिक, उनको रसोई में उपयोग किया जा सकता है। पॉलीथीन की जो थैलियाँ आती है, पॉली बैग, उनको हम खुले में नहीं डालें, खुले में डालेंगे तो गाय वगैरह खाएगी, उनके पेट में जमा होगी, हमें पाप लगेगा क्योंकि उनकी मृत्यु होगी। इसकी अपेक्षा घर के अंदर उन पन्नियों को हम एक जगह जमा कर लें, और जब कोई चीज लेने मार्केट जाए, जैसे सब्जी लेने जा रहे हो, तो उन्हीं पन्नियों को वापस हम वहां ले जाएं, फिर ले आए उनमें सब्जी, फिर रख दी, फिर ले जाए। तो बार बार किसी चीज का उपयोग करने का कहलाता है रीयूज। तीसरा है पुनर्चक्रण, रिसाइकल। इसके लिए हम करते भी हैं, जैसे धातु से बनी हुई चीजों को, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं को हम कबाड़ी को बेच देते हैं, कबाड़ी उनको फैक्ट्रियों में भेज देता है, फैक्ट्रियों में उनमें से अशुद्धियां दूर करके दोबारा वस्तुएं बना दी जाती है। इसको कहा जाता है पुनर्चक्रण, रिसाइकल। पुनः प्राप्त, दोबारा प्राप्त हो जाएगी अशुद्धि दूर करने के बाद, वो पुनः प्राप्त। और उपयोग नहीं, जो चीज पर्यावरण हितैषी नहीं है उनका बिल्कुल उपयोग हमें बंद कर देना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। कौन सा चैप्टर, थर्ड, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पूरी डिटेल के साथ आपको एक एक टॉपिक बताया, समझाया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल आपको इसका होमवर्क दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही।